जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शेख। आज जो हमारा टॉपिक है वह है चैप्टर 13 द ऑयस्टर एंड पर्ल, इसकी एक्सरसाइज। इसके ट्रांसलेशन और इसके समरी की वीडियो मैंने कर दी थी, होपफुली आप लोगों ने देखी होगी। तो इसके सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत ही प्यारा प्ले है, होपफुली आपको समझ आई होगी कि किस तरह से होप काम करती है ज़िंदगी में। होप का बड़ा अमल दखल होता है। इंसान ना उम्मीद हो जाए तो जाहिर सी बात है ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। होप के बारे में वैसे भी आप बहुत कुछ सुनते रहते हैं। ठीक है, तो होप इज़ द थिंग विद द फेदर्स, जैसे एमिली डिकिंसन ने कहा था कि उम्मीद एक ऐसी चीज़ है जो परों के साथ है। आप उड़ान भर सकते हैं उम्मीद के साथ, लेकिन जब उम्मीद ही ना रहे तो फिर उसके बाद इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और कहते हैं कि ये ईमान की निशानी भी है, जब आप पर उम्मीद होते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी एक्सरसाइज देखते हैं, ये इसकी वोकेबलरी है। ठीक है, उसके बाद इसके रीडिंग एंड थिंकिंग के क्वेश्चंस हैं, ये देखते हैं ज़रा। एक्सरसाइज क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज हैरी वैन डूसन्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ? ठीक है, उसने कहा था कि मैंने एक फिलासफी ईजाद की है, तो उसने पूछा भी था कि तुमने क्या फिलासफी ईजाद की है। तो ये फिलासफी देखते हैं। हैरीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज द टेक इट इजी वे। ही बिलीव्स इन एंजॉयिंग लाइफ एट अ रिलैक्स्ड पेस एंड फाइंडिंग जॉय इन सिंपल प्लेयर्स rather than stressing over the life challenges। ठीक है, तो ये उसकी फिलासफी थी। उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि आपको लाइफ में रिलैक्स रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप हर चीज़ को इजी नहीं करते तो आप क्या करते हैं, आपकी लाइफ एक साइड पे, मतलब आपकी लाइफ में हर चीज़ फिर परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज क्ले लेराबी वांट टू फाइंड मनी? क्ले वांट्स टू फाइंड मनी to help bring his father Clark back home. He believes that having money will allow him to buy things that will make his family happy, including a present for his mother. अब देखें, वो पैसे क्यों चाहता है? क्यों? क्योंकि उसके घर में उसके माँ बाप का क्लैश ही यही है कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं। उसकी माँ अपनी ज़रूरियात की चीज़ें बताती है, उसका बाप अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इस वजह से चला जाता है। और इसे लगता है कि अगर पैसे मेरे पास आ जाएं, मैं मम्मा को भी गिफ्ट कर दूं, तो मेरा वालिद साहब भी घर रह जाएगा। उसके बाद है, व्हाट मैसेज डिड क्लेज फादर लीव ऑन द किचन वॉल? क्लेज फादर लेफ्ट द मैसेज इनफ इज इनफ ऑन द किचन वॉल, इंडिकेटिंग हिज फ्रस्ट्रेशन एंड डिसीजन टू लीव द फैमिली। वो खानदान को छोड़ के इस वजह से चला गया कि बस काफ़ी हो गया। वो कहता है कि काफ़ी हो गया, बहुत हो गया। जाहिर सी बात है उनके डेली झगड़े चलते होंगे, इस वजह से उसने कहा है। उसके बाद देखें क्वेश्चन फोर, हाउ डज हैरी व्यू हिज लाइफ ऑन ओके बाय द सी? हैरी व्यूज हिज लाइफ इन ओके बाय द सी एज fulfilling and content. He enjoys the simplicity of his daily routine, the beauty of the sea, and the connections he has with the town people. ठीक है, वो अपनी लाइफ से मुतमैन है। वो कहता है कि यहाँ के लोग जो हैं बड़े सादा हैं। कभी आपने देखा होगा पूरे प्ले में, कभी किसी से पैसे नहीं भी लेता और किसी से आधा डॉलर, किसी से पौना डॉलर ले लेता है। ठीक है, वो यहाँ पे खुश है। What dilemma does Miss McCutcheon face regarding her stay in town? Miss McCutcheon is torn between wanting to leave for San Francisco due to her frustration with the town and its children and feeling a sense of duty to stay and teach, hoping to make a difference. वो बेचारी सैन फ्रांसिस्को भी जाना चाहती है और फिर यहाँ भी चाहती है कि इस टाउन में भी कोई अच्छा टीचर नहीं है जो पढ़ा रहा हो। वो यहाँ रहना भी चाहती है और वहाँ जाना भी चाहती है। यहाँ पे भी उसको फ्रस्ट्रेशन ये है कि बच्चे पढ़ाई का शौक नहीं लेते, पास हो जाएं, फेल हो जाएं, अच्छे मार्क आ जाएं, बुरे मार्क आ जाएं। ठीक है, तो ये उसकी फ्रस्ट्रेशन है। How does Harry describe the people of Okay by the Sea? Harry describes the people of Okay by the Sea as poor but rich in spirit. कि वो पैसे के लिहाज से तो गरीब हैं लेकिन रूहानी तौर पे बड़े अमीर हैं। They may not have much in terms of material wealth, but they possess a strong sense of community and happiness. वो कहता है कि पैसे के लिहाज से चाहे उनके पास ज़्यादा कुछ ना हो, लेकिन उनकी पास स्ट्रांग सेंस ऑफ कम्युनिटी है। वो एक दूसरे के साथ बड़े खुश रहते हैं। What does Miss McCutcheon think about the children she teaches? Miss McCutcheon is frustrated with the children, believing they lack ambition and trust in the education. She feels they are unruly and only care about the games and the fun.
वो इसी चीज़ से परेशान है कि उनको सिर्फ खेलने का शौक है, उन्हें कोई शौक नहीं है वो फेल हो जाए, पास हो जाए या उनके मार्क्स अच्छे या बुरे आ जाए। Why does Clay believe there is a pearl in the oyster? Clay believes there is a pearl in the oyster because he is hopeful and sees it as a symbol of possibility. He wants to believe that something valuable can come from his effort. ठीक है, वो इस वजह से बिलीव करता है कि इसमें कि उस वो मेहनत कर रहा है तो उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। What does Harry plan to do to help Clay with the oyster? Harry plans to have Wozzeck, the watch repairer, open the oyster to either confirm or deny the existence of the pearl, but he also hopes to use the situation to provide Clay with the money. हैरी क्यों बुलाता है? क्योंकि वोज़ेक ही है जिसके पास वहाँ पे टूल्स वगैरह हैं, जो घड़ियाँ वगैरह खोलता है। तो वो कहता है उसको ले आएँ तो वही खोल के बताएगा कि इसके अंदर, इस सीप के अंदर मोती है या नहीं है। How does Miss McCutcheon react to the Harry's plan about the oyster? Miss McCutcheon is skeptical and believes that Harry's plan to indulge Clay's fantasy is misguided. She wants to confront the reality that there is likely no pearl in the oyster. वो यही सोचती है कि लाइकली कि ये ऐसे ही उसको बता रहा है कि नहीं इसमें होगा, तुम पर उम्मीद रहो। तो वो रियलिटी को फेस करती है ना, वो कहती है कि उसका दिल करता है कि वो इनको बता दे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। What does Harry suggest might be the reason for the Clay's belief in the pearl? Harry suggests that Clay's belief in the pearl symbolizes hope and the desire for the family unity, reflecting the deeper emotional needs of a child wanting to bring his family back together. ठीक है, हैरी क्या कहता है, क्या सजेस्ट करता है कि उसके रीज़न क्या है? क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसे पैसों की ज़रूरत है और इसमें डायमंड होगा, वो बेचेगा तो उसकी फैमिली दोबारा यूनाइट हो सकती है, क्योंकि उसके वालिद साहब इसी वजह से घर छोड़ के चले गए। How does Harry propose to give Clay $300? Harry proposes to give Clay the 300 by having the writer who is interested in the oyster buy it, thus providing Clay with the money he needs to help his family. वो उससे पहले पूछता है ना कि तुम्हें क्या लगता है कि एक बड़ा फल कितने का बिक सकता है, तो वो कहता है कि $300 का। तो वो उसी अमाउंट का ही उसको भी बताता है राइटर को। What are the main themes of the play? The main themes of the play include hope। ठीक है, एक उम्मीद है, जो पर्ल के अंदर मोती है वो होप को शो करता है। फैमिली है कि इंसान, फैमिली अगर उसकी डिस्पर्स्ड हो तो कितना बचपन में भी कितना डिस्टर्ब हो जाता है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ड्रीम्स, कि ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं है, अगर वो ये ख्वाब देख रहा है कि अपने माँ बाप को दोबारा वो एक कर सकता है तो ये भी इसकी इम्पोर्टेंस है। एंड द कंट्रास्ट बिटवीन द रियलिटी एंड द इमेजिनेशन, कि जब तक आप इमेजिन नहीं करते तो फिर रियलिटी में भी आप उस चीज़ को नहीं ला सकते। तो इसके लिए कहते हैं ना कि तख़य्युल का होना ज़रूरी है। इट एक्सप्लोर्स हाउ पीपल कोप विद देयर स्ट्रगल एंड फाइंड जॉय इन द सिंपल थिंग। तो ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कितना छोटी-छोटी चीज़ों में लोग स्ट्रगल करते हैं और उनको ज़िंदगी की खुशी वहाँ मिलती है। राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द हैरी वैन ड्यूसन एंड क्ले लेराबी। Harry Van Dusen is an unconventional barber who embodies a relaxed and philosophical approach to life. He is wise, caring, and deeply connected to the community. He values simplicity and finds joy in his daily routine. Often engaging in the meaningful conversation with his customers, he serves as a mentor to play and represents a voice of the reason in the play. ठीक है, वो हर किस्म के आइटम पे बात करता है, आप उसकी पर्सनैलिटी को जानते हैं। Clay Larrabee is a young boy filled with the innocence and the hope. He is determined to find the way to bring his father back and believes that the money will solve his family's problem. His imagination leads him to believe in existence of a pearl in the oyster, symbolizing his desire for a better life. Clay's character reflects the struggle of the childhood and the longing for the family unity. क्ले की पर्सनैलिटी यही है कि वो एक बच्चा है, फिर भी उसे पैसे चाहिए, किस वजह से? कि वो फैमिली को एक कर सके। उसके बाद देखें, डू यू थिंक देयर वाज अ पर्ल इन द ऑयस्टर, यस और नो, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, ये आपने अपने मुताबिक देना है। दिस क्वेश्चन इज सब्जेक्टिव, कि ये डिपेंड करता है कि कौन क्या सोचता है। वन कुड आर्ग्यू that there was no actual pearl in the oyster, as Miss McCutcheon suggests, and that इट वॉज merely a symbol of the hope for the clay। ये कह सकते हैं कि मिस मैकग्यूचन कह रही थी कि इसके अंदर कोई पार नहीं है, तो ये सिर्फ एक होप होप की अलामत था। However, one could also argue that the pearl represents the potential for the change and the dreams that keep people motivated। आप ये भी कह सकते हैं कि
इस वजह से एक बंदा इस चीज़ को पोटेंशियल समझता है कि वो कहता है कि इसमें होगा तो इससे ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, उसके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। Ultimately, the value of the oyster lies not in its physical contents but in the hope and the unity it inspires in Clay and his family. असल में उसकी वैल्यू ये है कि वो कितना उसको मोटिवेट करता है क्ले को। वो जो सीप उसके पास होता है, उससे उसको फैमिली की यूनिटी नज़र आ रही होती है। अगर देखा जाए तो उसकी इस वजह से अहमियत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आपके क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखते हैं चेंजिंग द क्वेश्चंस। अच्छा ये देखें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच जो होती है इसको कैसे चेंज करते हैं। जो WH क्वेश्चंस आर द वंस दैट स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड लाइक दैट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज। ठीक है, व्हेन चेंजिंग WH क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी केप्ट इन द माइंड। तो ये बात एक हमेशा याद रखें कि ये जो चीज़ें हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट नरेशन वाली, ये बहुत ही आसान है। इसका मेरे यूट्यूब पे अलग से भी एक लेक्चर पड़ा होगा। आपने करना क्या होता है जब आप ये कहते हैं कि शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, ये क्या हो जाता है, ये आपके पास क्वेश्चन मार्क हो जाती है। ठीक है, अब जब आप कहते हैं कि वेयर आई वाज गोइंग, सबसे पहले तो आपने शी लगा दिया, आस्क लगा दिया, उसके बाद वेयर आई वाज गोइंग, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच बन गई। इसमें एक चीज ऐड कर लें, मैंने लिखी, मैं लिख नहीं सका। देखिए आप दो सेंटेंस लिखें, उन सेंटेंस में क्या करें, आप लिखें हु आर यू। देखिए हु, सबसे पहले मैंने WH वर्ड, उसके बाद आर बोल दिया, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा हु आर यू, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। अगर मैं ये कहता हूं कि हु यू आर, तो इसके बाद फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। इस नुक्ते को समझने की कोशिश है। जब आप कहते हैं हु आर यू, इसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये क्वेश्चन के तौर पे इस्तेमाल होता है। जब आप ये कहते हैं हु यू आर, ये एक स्टेटमेंट होती है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं होती। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप क्वेश्चन को एक स्टेटमेंट बना देते हैं। आप इसको समझने की कोशिश करें। देखें शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, अब शी आस्क्ड वेयर, आपको पता है कि सेकंड पर्सन को हमेशा किस चीज़ में, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए शी आस्क्ड है ना, तो इसने ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम हमेशा अंडरस्टूड होती है ना, जब क्लास में आपको टीचर कहता है स्टैंड अप, आपको पता चल जाता है कि किसको बात की जाए। अब देखिए यह शी आस्क्ड है, शी आस्क्ड मी असल में होना चाहिए कि उसने किसी से पूछा है, यहाँ पे कुछ अंडरस्टूड है, तो इस वजह से उसने यू को उसके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, तो वो क्या है, आई। मी का क्या बनेगा, आई बनेगा, आई वॉज गोइंग। शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग। होपफुली ये नुक्ता आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करें, दोबारा सुने तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर आ जाएगा। उसके बाद देखें चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन में कैसे चेंज आता है। ही आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, दोबारा वही बात, यू को उसी तरह ही चेंज किया गया। ही आस्क्ड में इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, क्यों, क्योंकि यू को हमेशा आप बाहर वाले ऑब्जेक्ट से चेंज करते होते हैं। चेंज ऑफ वर्ब, शी आस्क्ड वेयर इज ही। अब वर्ब के लिए एक छोटा छोटा नुक्ता याद रखें। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कर दिया करें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर दिया करें, और कोई वर्ब हो तो उसे वही रहने दिया करें, उसे चेंज ना किया करें। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जब भी चेंज ऑफ वर्ब आपने करना हो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कर दिया करें, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कर दिया करें, और थर्ड फॉर्म या बाकी जो भी हो उसे वैसे का वैसे रहना दिया करें। अब देखें, शी आस्क्ड वेयर इज ही, शी आस्क्ड वेयर ही वाज, इज की सेकंड फॉर्म क्या है, वाज। इज, ये जो बी होता है ना, बी, बी ई जिसे हम कहते हैं, ये बड़ा एक कम्प्लेक्स वर्ब है। तो इसके ये सारे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे इसी की टाइप्स हैं। तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, वाज वर होती है। प्लूरल के लिए वर होता है और सिंगुलर के लिए वाज होता है। अब देखिएगा, शी आस्क, देखिए नो यूज ऑफ दैट, कि इसमें दैट का यूज नहीं होता। अब शी आस्क व्हेन विल यू अराइव, अब देखिए शी आस्क व्हेन आई वुड अराइव। अब विल की सेकंड फॉर्म क्या है, वुड। तो यही फार्मूला जो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को थर्ड से चेंज कर देना है आपको। उसके बाद देखें यस नो क्वेश्चन, दीज क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड विद अ सिंपल यस, no, and do not require a particular answer. These questions usually start with an auxiliary verb or a modal. When changing the question from direct to indirect, the following points need to be kept in mind. कि इसको कैसे चेंज करते हैं, आपने इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं लाना होता। इसमें आप देखें, यूज़
इफ और वेदर इन दोनों में से आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ठीक होते हैं। ही आस्क्ड आर यू कमिंग, जहाँ पे डब्ल्यू एच वाला वर्ड हो उसे आप क्या कर देते हैं, उसे स्टेटमेंट बना देते हैं। ठीक है, अब इसको देखें, यहाँ पे आप इफ लगा देते हैं या वेदर लगा देते हैं। ही आस्क्ड आर यू कमिंग, ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग। देखिए, जहाँ तक वर्ब का ताल्लुक है, क्यों, क्योंकि हम नरेशन में तीन चार चीज़ें चेंज करते हैं। एक तो दैट लाते हैं कॉमा की जगह, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन चेंज करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्ब चेंज करते हैं। तो वर्ब की जहाँ तक बात है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को थर्ड कर देना है और फर्स्ट को सेकंड कर देना है। अब देखें, यहाँ पे भी आर है ना, आर के सेकंड फॉर्म वाज आ गया वहाँ पे। ठीक है, आई आस्क्ड इफ आई वाज, ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग। उसके बाद रिमूव कोटेशन मार्क्स एंड क्वेश्चन मार्क्स। देखें, शी आस्क्ड डू यू लाइक चॉकलेट, शी आस्क्ड इफ आई लाइक चॉकलेट। डू यू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ही आस्क्ड इफ आई लाइक्ड, देखें यहाँ पे सेकंड फॉर्म हो गया। चेंज प्रोनाउन कैसे आता है, ही आस्क्ड कैन यू हेल्प मी, ही आस्क्ड वेदर आई कुड हेल्प हिम। ठीक है, वेदर या एफ आप इन दोनों में से कोई भी लगा दें, और कैन को सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कुड कर दिया गया। चेंज वर्ब टेंस कैसे करते हैं, दे आस्क्ड डिड यू सी द मूवी, दे आस्क्ड इफ आई हैड सीन द मूवी। ठीक है, इफ आई हैड, अब डिड देखें सेकंड फॉर्म है ना, सीन के साथ जब हैड आ जाता है तो इसका मतलब होता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड को थर्ड कर दिया गया। अब देखें, अदर चेंजेस दैट नीड टू बी मेड एज फॉलोज। अच्छा, ये चीज़ें चेंज क्यों करनी होती हैं, इस नुक्ते को ज़रा समझें। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जब डायरेक्ट कोई बात होती है तो वो मौजूदा लम्हा होता है, जब इनडायरेक्ट में आप चले जाते हैं तो क्योंकि वो लम्हा अब माजी का हिस्सा बन गया होता है, क्योंकि आपको कोई दूसरा बता रहा होता है जो उसको पहले बता चुका है, वो लम्हा अब नहीं रहा, वो आप माजी की बात बता रहा है, तो इस वजह से उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। अब देखें, टुडे को दैट डे में आप चेंज कर देते हैं, नाउ को देन एट द मोमेंट में, येस्टरडे को द डे बिफोर में कर देते हैं, डेज अगो को डेज बिफोर कर देते हैं, लास्ट वीक को द वीक बिफोर कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर को द फॉलोइंग ईयर कर देते हैं, टुमारो को। ये सारी चीज़ें आप देख लें कि इन वर्ड्स को इस तरह से इस चेंज किया जाता है। अब डायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज करना हो तो विल को वुड से कर देते हैं, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट को सेकंड फॉर्म में, विल की सेकंड फॉर्म वुड है, कैन को कुड में कर देते हैं, मस्ट या हैव टू को मस्ट और हैड टू में कर देते हैं आप। मे माइट को माइट में ही रहने देते हैं। ठीक है, मे आएगा तो माइट रहने देंगे, माइट की सेकंड फॉर्म भी माइट है और थर्ड फॉर्म भी माइट है, तो इस वजह से माइट ही रहेगा ये। शुड को शुड ही रहने दिया जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, अगर सेकंड भी है तो ये देखें शुड शुड ही रहेगा। और टू को आर टू ही रहने दिया जाता है, और टू और शुड दोनों रिप्लेस हो जाते हैं, मोस्टली ये एक ही जगह पे इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद देखें, फॉलोइंग डायरेक्ट क्वेश्चन को आपने इनडायरेक्ट क्वेश्चन में चेंज करना है। वेयर डू यू लिव, शी आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। ठीक है, आर यू कमिंग टू द पार्टी, ही आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग टू द पार्टी। व्हाट टाइम डज द ट्रेन अराइव, दे आस्क्ड व्हाट टाइम द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, उसके बाद देखें, ये यहाँ पे, हाँ अब देखें सेंटेंस क्या है, डू यू फिनिश योर होमवर्क, द टीचर आस्क्ड व्हाट टाइम। ये मुझसे गलत हो गया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, डू यू फिनिश योर होमवर्क, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, द टीचर आस्क्ड, इसको कैसे करेंगे, द टीचर आस्क्ड वेदर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। उसके बाद देखें, वाई आर यू क्राइंग, ही आस्क्ड वाई आई वाज क्राइंग। शी सेड डू यू हैव एनी शेयर इन दिस फर्म, शी आस्क्ड इफ आई हैड एनी शेयर इन दैट फर्म। देखिए, दिस को दैट कर दिया गया है, ये जो मिसिंग नज़र आ रहे हैं ये मेरे ख्याल में कोई इशू हुआ है फाइल के साथ, तो इस वजह से ये नज़र आ रहे हैं। उसके बाद देखें, ही सेड व्हाट डू यू वांट मी टू डू, तो इसको कैसे कर देंगे, ही आस्क्ड व्हाट शी वांटेड हिम टू डू। उसके बाद देखें, शी सेड टू मी विल यू लिसन टू मी, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लिसन टू हिम। द टीचर सेड हुज बुक इज दिस, द टीचर आस्क्ड हुज बुक दैट वाज। ठीक है, इसको क्या कर देंगे, दैट वाज। दे सेड हैव यू एवर विजिटेड मरी हिल्स, दे आस्क्ड इफ आई हैड एवर विजिटेड द मरी हिल्स। शी सेड टू मी कैन आई सी यू टुमारो, ही आस्क्ड मी इफ शी कुड सी मी द नेक्स्ट डे। He said to me, what is the matter? He asked me what the matter was.
तो यहाँ पे ये आपकी नरेशन खत्म होती है, उसके बाद आपकी ये इस तरह के स्केच हैं, ये आपका क्लास का ही काम है। नैरेटिव राइटिंग स्किल है, ये सारी चीज़ें, ऐसे राइटिंग, ये सारे ऑन स्लाइड मैंने लिखी हुई है। पहले सबसे पहले नैरेटिव राइटिंग को देखते हैं। यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, तो ये नैरेटिव राइटिंग है, ठीक है, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। ये देखिए उसका सेकंड पार्ट, उसी का लास्ट पार्ट, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मेन थीम द प्ले होप, ठीक है। थीम इसमें क्या है, टेक्निक्स, डायलॉग रिवील्स द पर्सनैलिटीज, हैरीज विजडम, हैरी कितना एक वो है कि वो किस तरह से, मतलब आप देखें वो वहाँ का वो इंटेलिजेंट ही समझा जाता है किताबें वगैरह। सिंबलिज्म अगर देखें, द एस्टर रिप्रेजेंट्स द होप, पावर और लॉजिक। फोर शेडोइंग, फोर शेडो का मतलब क्या होता है कि किसी फ्यूचर की बात को सोचना। क्लार्क्स रिटर्न हैज hinted at through his secret visit to the Harry's shop, ठीक है, कि वो जब उसके पास आता है और कहता है कि ये 3 नोट लो, 10-10 डॉलर के, मेरे बेटे को दे देना, ये भी इस चीज़ की। ट्रांजिशन, लेटर ऑन द बीच, मीन वाइल गाइड टाइम लाइन स्मूथली। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके थीम्स है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स हैविंग पॉजिटिव माइंडसेट। तो ये आपका डायलॉग भी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये अभी ये देखिए, अ सेल्फलेस एक्ट दैट चेंज्ड अ लाइफ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद वो मैंने लास्ट क्वेश्चन डायलॉग भी लिखा हुआ है, हाउ इट रिलेट्स टू द प्ले। यहाँ पे ये आपका सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली खत्म होता है। अब यहाँ पे वो डायलॉग है जो थर्ड क्वेश्चन है, ये डायलॉग पे भी आप रोक सकते हैं, लेकिन ये नमूने के तौर पे लिया करें, इसको एज इट इज कॉपी ना किया करें। तो यहाँ पे ये ख़त्म होता है हमारा चैप्टर। तो हमेशा याद रखें कि होपफुली कि इस पूरी बुक में मैंने आपकी कुछ ना कुछ हेल्प की होगी। यहाँ हमारी बुक ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।